तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मछली बीज का पालन करके कमाएं अच्छा मुनाफा। सागौन लगाएं, कम लागत में लाखों कमाएं। मछली पालन करके आज किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसे ही मछली पालन से जुड़े ऐसे कई कार्य हैं जिसे करके आप अपनी आमदनी को और बढ़ा सकते हैं, जिसमें मछली बीज स्पान का पालन भी कई किसान कर रहे हैं। तो आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर AK सिंह से। मछली के बीज जिसे जीरा कहते हैं, आप जानते हैं मछली का जो बीज 3 दिन का होता है उसे स्पॉन कहा जाता है। इस स्पॉन को पालने के लिए वैसे तालाब की आवश्यकता होती है जो छोटे साइज का हो, छोटे आकार का हो और खास करके जो गर्मी के दिन में सूख जाता हो, वो तो तालाब सबसे अच्छा है। 10 डिसमिल से लेकर 30 डिसमिल तक का तालाब है और सूख भी जाता है। तो ये कार्यक्रम जो है जीरा उत्पादन का, ये बरसात में होता है और बरसात में आपके तालाब में तो पानी रहता ही है। तो इसके लिए आप इसको एक व्यवसाय के रूप में कैसे कर सकते हैं, इसकी जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूँ। मछली बीज का उत्पादन करके भी आज किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। बीज उत्पादन की इस प्रक्रिया में अगर अंडा उत्पादन से शुरू करते हैं तो खर्चा अधिक होता है, लेकिन आप चाहें तो मछली बीज के स्पान यानी जीरा अवस्था से पाल कर भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हमारे यहाँ झारखंड में मछली बीज की अभी भी बहुत कमी है। हम पड़ोसी राज्य से मछली का बीज खरीदते हैं और बहुत सारे तालाब में आपने देखा होगा जो किसान भाई बीज के अभाव में या तो तालाब को खाली छोड़ देते हैं या जितना बीज डालना चाहिए वो नहीं डाल पाते हैं। तो अगर आप बीज उत्पादन का कार्यक्रम अपने गांव में शुरू करते हैं तो इससे फ़ायदा ये होगा जो आपको तो कुछ आमदनी मिलेगी ही, साथ ही साथ आप अपने गांव वाले को भी अच्छा बीज दे सकेंगे ताकि सभी के तालाब में मछली पालन शुरू किया जा सकेगा। तो इसके लिए तालाब की तैयारी करनी है। सबसे पहले आप अपने तालाब में गोबर डालें और कुछ दिन के बाद देखेंगे 3 से 4 दिन के बाद जो आप जैसे ही उसमें पानी भरेगा तो उसका रंग हरा होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा मटमैला जैसा। या साथ साथ कभी कभी क्या करते हैं जो इसमें सरसों का खल्ली फुला करके वो पूरे तालाब में छींट दिया जाता है। तो इससे भी मछली का प्राकृतिक भोजन बड़ा आराम से तैयार हो जाता है। जो छोटे छोटे कीड़े उसमें तैयार हो रहे हैं, ये कीड़े जो है अभी बहुत 3-4 दिन ही हुआ है, बहुत छोटे आकार का है। अब इस तालाब में से जो जलीय कीड़े मकोड़े हैं उनका सफाया कर लें। ये जब आपका हो गया तो अब आपका तालाब यदि 30 डिसमिल का तालाब है तो इसमें आपको 3 लाख स्पॉन डालना है। ये स्पॉन बहुत महंगा नहीं मिलता है, 600 रुपया में 1 लाख मिल जाता है। तो 3 लाख लिए तो 1800 रुपया हुआ। तो ये 1800 रुपया का स्पॉन आप अपने तालाब में
डाल दें और इनको सुबह शाम दोपहर में 3 टाइम में भोजन देना शुरू कर दें। भोजन में क्या देंगे? तो सरसों का खल्ली, बेसन, धान का कोढ़ा मतलब राइस ब्रान जिसको कहते हैं, इन तीनों को मिला करके और बहुत ही महीन कपड़े से, मार्किन के कपड़े से या साड़ी के कपड़े से इनको छान लेते हैं। तो छानने से क्या होगा, बहुत छोटे छोटे जो टुकड़े होंगे, बहुत छोटे छोटे जो राइस ब्रान और मस्टर्ड ऑयल के जो सरसों की खल्ली होगी वो छन के नीचे आएगी। आप उससे ही मछली के स्पॉन को खिलाएंगे। इसको 3 बराबर भाग में बांट लीजिए और सुबह शाम दोपहर में आप जाके तालाब में छीटिए। आप देखेंगे 2-4 दिन के बाद जैसे ही आप तालाब में छीटेंगे, एक निश्चित समय में, अगर सुबह आप 7 बजे जा रहे हैं तो जैसे ही आप 7 बजे पहुंच के दाना छीटेंगे तालाब में, वो सारी स्पॉन जो है वहाँ पर आ जाएंगी। या फिर दोपहर में जा रहे हैं या शाम को जा रहे हैं तो निश्चित समय में जाने पर वो आपका वहाँ तक आ जाएंगी। तो जितना भी जो आप खाना दे रहे हैं वो खाना बर्बाद नहीं होगा और उनका उपयोग होता रहेगा। ये खाना कितना देना है, तो अभी आप स्टार्ट कीजिए, आधा किलो से स्टार्ट कीजिए। अगर 1 लाख आपने बच्चा डाला है तो आधा किलो खाना देंगे। वो लगभग 5 दिनों तक आधा किलो करके देंगे, इसके बाद 750, उसके बाद 1 किलो कर देंगे। ये मात्रा बढ़ाते चले जाएंगे। 3 से 4 हफ्ते नर्सरी में रखने के बाद इनका साइज 20 से 25 मिलीमीटर का हो जाता है, जिनको फ्राई यानी पौना भी कहते हैं। इसके बाद यह 3 माह तक बड़े पांड में रखे जाते हैं, जहां 75 से 100 मिलीमीटर साइज के तैयार होते हैं। इनको फिंगरलिंग यानी अंगुलिकाएं कहा जाता है। अब ये जब काम शुरू करना है तो आपको इसमें प्रशिक्षण की ज़रूरत पड़ेगी। आपको जानकारी होना चाहिए जो मछली का खाना जो बन रहा है इसको कैसे चेक करेंगे, जो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसमें कोई बीमारी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मत्स्य विभाग प्रशिक्षण इसमें देती है 7 से 10 दिनों के लिए। वो मुफ्त में होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको वो पैसा भी कुछ देती है, आने जाने के लिए रहने खाने की व्यवस्था करती है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय गुमला से भी इसमें आप प्रशिक्षण 7 दिनों का प्राप्त करके इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। और शुरू में जो इसमें आपको लागत, जो पैसे लगाने हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं लगाने हैं। आपने सुना सारे चीज़ को, तालाब यदि आपके पास है, बरसात में पानी भर ही जाता है, तो हमको उसमें खाद डालना है, मछली का भोजन देना है और मछली का स्पॉन खरीदना है। तो इन सभी को अगर आप देखेंगे तो 10,000 12,000 से ज़्यादा रुपये का खर्च नहीं होता है। इसके बाद 20 दिन के बाद तो आपका एक फसल तैयार हो जाता है, पैसा आपका आना शुरू हो जाएगा। और जब ये 3 फसल आप ले लेते हैं उसके बाद भी क्या करें, जो कुछ मछली के बच्चे को अपने तालाब में आप छोड़ दें, चाहे जब तक पानी रहे, वो 4 महीना पानी रहे, 5 महीना पानी रहे। अगर बढ़िया से खाना देते रहेंगे तो 200-250 ग्राम वो मछली आपका तैयार हो जाएगा। ज़्यादा मछली होने पर आप उसे बेच सकते हैं, चाहे अपने परिवार के लिए भी उसको उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह मछली का बीज उत्पादन करके आप अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। अब ये जो आप बीज उत्पादन का कार्यक्रम करेंगे, इसमें आप जिस मछली के बीज का ज़्यादा मांग है आपके एरिया में उसको करेंगे। कभी कभी क्या होता है, जो लोग कहते हैं जो हमको कतला चाहिए, तो आप कतला का ही बीज उत्पादन कीजिए, या आप मिक्स भी कर सकते हैं, रोहू, कतला, मृगल इनको मिलाकर भी कर सकते हैं। तिलापिया का भी बीज का उत्पादन आप कर सकते हैं। तिलापिया जो बताया, जो एक लिंग वाला, जो नर लिंग वाला है, उसका भी उत्पादन कर सकते हैं। या आप किसी भी मछली का इसका बीज का उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन देखना यही है जो कौन सा बीज का उत्पादन करें जो आसानी से बिक जाए, इसमें ये सावधानी बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर।
किसान भाइयों, आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। आप इस कहावत को सच में बदल सकते हैं। इसके लिए आपको सागौन की खेती करनी होगी, क्योंकि सागौन से अच्छी क्वालिटी की लकड़ी मिलती है, जिस कारण बाजार में इसका भाव भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो आप किस प्रकार से करें इसकी खेती, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस विशेष अंश के माध्यम से। सागौन, जिसे इमारती लकड़ी का राजा कहा जाता है, इसकी लकड़ी मजबूत होने के साथ साथ काफी महंगी बिकती है, इसलिए इसे व्यावसायिक तौर पर भी उगाया जाता है। इसका इस्तेमाल प्लाईवुड, जहाज, रेल के डब्बे और अनेक प्रकार के बहुमूल्य फर्नीचरों को बनाने में किया जाता है, क्योंकि इससे बनाए गए सामान अच्छी क्वालिटी के होते हैं और ज्यादा दिनों तक टिकते भी हैं। इसके अलावा इसके पौधों का इस्तेमाल दवाइयों को बनाने में भी करते हैं। सागौन की लकड़ी में कई तरह के खास गुण पाए जाते हैं, जिस वजह से हमेशा ही बाजार में इसकी मांग रहती है। सागौन की लकड़ी में कभी दीमक नहीं लगता है, साथ ही इसमें कम सिकुड़न और आसानी से पॉलिश चट जाता है। और जानकारी के मुताबिक इसका पेड़ 200 वर्षों तक जीवित रहता है। किसान भाइयों, सागौन के पौधों को उगाने के लिए किसी खास तरह की मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। इसके पौधों को दोमट मिट्टी में आसानी से उगा सकते हैं, किंतु इसकी खेती के लिए जल भराव वाली भूमि नहीं होनी चाहिए। जल भराव की स्थिति में इसके पौधों में रोग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसकी खेती में भूमि का पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। किसान भाइयों, इसके पौधों को अच्छे से वृद्धि करने के लिए शुष्क और आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। एक वर्ष में लगभग 50 इंच से अधिक वर्षा इसके पौधों के लिए अच्छी मानी जाती है। अधिक ठंड इसके लिए उपयुक्त नहीं होती है। सागौन के पौधे सामान्य तापमान पर ठीक से बढ़ते हैं। किसान भाइयों, सागौन की कई उन्नत किस्में मौजूद हैं, जिन्हें उगाकर आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। सागौन की कुछ प्रमुख किस्में: दक्षिणी और मध्य अमेरिका सागौन, पश्चिमी अफ्रीकी सागौन, आदिलाबाद सागौन, नीलांबर सागौन, गोदावरी सागौन और कोन्नी सागौन है। इन्हें अलग अलग जलवायु के हिसाब से उगाया जाता है। किसान भाइयों, सागौन के पौध टिश्यू कल्चर या जड़ द्वारा तैयार की जाती है। इसके पौधे की रोपाई के लिए लाए गए पौधे लगभग 2 वर्ष पुराने होने चाहिए, क्योंकि 2 वर्ष पुराना पौधा अच्छे से बढ़ता है। इसके अलावा पौधों को लेते समय यह ध्यान जरूर रखें कि पौधे बिल्कुल स्वस्थ हो। किसान भाइयों, सागौन के पौधों को खेत में लगाने से पहले उसके खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई कर पुरानी फसल के अवशेषों को पूरी तरह से नष्ट कर दे। इसके बाद पौध रोपाई के 1 माह पहले खेत में 8 से 10 फीट की दूरी रखते हुए 2 फीट चौड़े और 1.5 फीट गहरे गड्ढों को तैयार कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, सागौन के पौधों को अधिक उर्वरक की जरूरत होती है, इसलिए गड्ढों की तैयारी के समय तकरीबन 15 किलोग्राम पुरानी गोबर की खाद के साथ 50 ग्राम एनपीके की मात्रा को मिट्टी में मिलाकर छोड़ दें। और अगर आपकी मिट्टी में कैल्शियम तत्व की कमी है तो आप 200 से 250 ग्राम प्रति गड्ढा बुझा हुआ चूने का प्रयोग करके गड्ढों को तैयार करें। किसान भाइयों, गड्ढों की खुदाई का कार्य आमतौर पर गर्मी में किया जाता है और आपने ऐसा किया भी होगा। अगर नहीं किया है तो आप इस समय भी गड्ढों की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद इन तैयार किए गए गड्ढों में पौध लगा दें और पौधों को लगाने के बाद उस पर पानी से सिंचाई कर दें। इससे मिट्टी ठीक तरह से बैठ जाएगा और पौधे अच्छे से पोषक तत्वों को प्राप्त कर सकेंगे। किसान भाइयों, सागौन के पौधे वैसे तो 25 से 30 साल में तैयार होते हैं, लेकिन रोपण की नई तकनीक को अपनाकर आप 8 से 10 साल के बाद से ही फायदा उठा सकते हैं।
इस तकनीक में 2 गुना 2 मीटर की दूरी पर पहले रोपाई करते हैं। इस तरह से 1 एकड़ में लगभग 1000 पौधे लगेंगे। 8 साल के बाद बीच का पौधा निकाल कर बेच दे। अब आपसी दूरी हो जाएगी 4 मीटर और प्रति एकड़ 250 पौधे बेचेंगे। 15 या 16 साल बाद फिर से बीच का पौधा निकाल कर बेच दे। अब आपसी दूरी हो जाएगी 8 मीटर और प्रति एकड़ 62 पौधे बेचेंगे, जो कि 25 से 30 साल बाद पूरी तरह से तैयार होंगे, जिनकी कीमत 40 से 50 हजार रुपए प्रति पेड़ होगी, जो कि लगभग 30 से 32 लाख रुपए की होगी। इसके अलावा पहले भी आप 15 से 20 लाख रुपए की आमदनी ले चुके होंगे। इस तरह से 1 एकड़ में सागौन की बागवानी से 50 से 55 लाख रुपए 25 से 30 साल में आप कमा सकते हैं। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला भागलपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वो वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए सभी किसानों को सलाह दी जाती है कि सिंचाई और किसी प्रकार की छिड़काव न करें और खड़ी फसलों व सब्जियों नर्सरियों में जल निकास की उचित व्यवस्था करें, ताकि बारिश का पानी खेत में जमा न हो सके। कद्दू वर्गीय और अन्य सब्जियों में मधुमक्खियों का बड़ा योगदान है, क्योंकि वे परागण में सहायता करती हैं। इसलिए जितना संभव हो मधुमक्खियों के पालन को बढ़ावा दें। यह समय चारे के लिए ज्वार की बुआई के लिए उपयुक्त है। अतः किसान भाई पूसा चरी 9, पूसा चरी 6 या अन्य संकर किस्मों की बुआई करें। बीज की मात्रा 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। तिल की कृष्ण, कालिका, प्रगति जैसी अनुशंसित किस्मों के साथ तिल की बुआई करने की सलाह दी जाती है। बीज की मात्रा 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। किसान भाई वर्षाकालीन प्याज की पौध की रोपाई इस समय कर सकते हैं। जल निकास का उचित प्रबंध करें। इस मौसम में किसान ग्वार की बुआई कर सकते हैं। ग्वार की उन्नत किस्मों में पूसा 9 बहार, दुर्गा बहार की बुआई करें। मूली की उन्नत किस्मों में पूसा चेतकी की बुआई करें। लोबिया की उन्नत किस्मों में पूसा कोमल की बुआई करें। भिंडी की उन्नत किस्मों में पूसा A4 की बुआई करें। सेम की उन्नत किस्मों में पूसा सेम 2, पूसा सेम 3 की बुआई करें। पालक की उन्नत किस्मों में पूसा भारती की बुआई करें। चौलाई की उन्नत किस्मों में पूसा लाल चौलाई, पूसा किरण आदि की बुआई करें। बुआई ऊंची मेड़ों पर करें। बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही खरीदें। जल निकास का उचित प्रबंध करें। फसलों में कीटों की सुरक्षा के लिए किसान भाई प्रकाश प्रपंच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक प्लास्टिक के टब या किसी बड़े बर्तन में पानी और थोड़ा कीटनाशक दवाई मिलाकर एक बल्ब जलाकर रात में खेत के बीच रख दें। प्रकाश से कीट आकर्षित होकर उसी खोल पर गिरकर मर जाएंगे। इस प्रपंच से अनेक प्रकार के हानिकारक कीटों का नाश होगा। पशुओं को एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर और गलघोंटू बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण किया जाना चाहिए। यदि पशुओं के लिए हरा चारा उपलब्ध नहीं हो तो उन्हें विटामिन ए का इंजेक्शन दिया जाना चाहिए। जिन किसानों की टमाटर, हरी मिर्च, बैंगन व अगेती फूलगोभी की पौध तैयार है, वे मौसम को मद्देनजर रखते हुए रोपाई मेड़ों पर करें।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बभनौली, जिला सिवान के राजलाल ने। आपने गन्ना की फसल में कीटों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। गन्ने की 2 तरह की फसल खेत में खड़ी है। एक तो पेड़ी फसल, जो पिछले साल की मुख्य फसल थी, किसानों ने गन्ना मिल में सप्लाई कर दिया। इसके बाद जो पेड़ी फसल खड़ी है उसको मुड्ढा की फसल भी कहते हैं। एक मुड्ढा की फसल हो गई। दूसरी फसल है मुख्य फसल। इस समय प्रदेश में तापमान की अधिकता के कारण गन्ने की फसल में कीटों का प्रकोप अधिक दिखाई दे रहा है। गन्ने की फसल में लगभग 68% पौधे किसी न किसी कीट के द्वारा प्रकोपित होते हैं। गन्ने की फसल में लगने वाले कीटों की वजह से देश को प्रतिवर्ष करीब 300 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है, जिसमें हमारे प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कीट अग्रतना छेदक, शीर्ष तना छेदक, जड़ छेदक, पायरिला कीट इत्यादि है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अग्रतना छेदक कीट के बारे में। जो फसल मार्च अप्रैल में बुआई हुई है, जो अभी फुटाव की अवस्था में है, उनमें कंसुआ, जिसको अर्ली सूट बोरर अगाध प्ररोह छिद्रक के नाम से जाना जाता है, इसका भी प्रकोप पाया जा रहा है। इसके प्रकोप से बीज की कलिका सूख जाती है। उसको अगर खींचते हैं तो आसानी से हाथ में आ जाती है और निरीक्षण करने पर नीचे का हिस्सा सूखा हुआ, सड़ा हुआ नजर आता है। उसमें से दुर्गंध भी आती है। इस तरह का अगर लक्षण दिखाई दे, एक पौधे में इसका प्रकोप होने के बाद अगल बगल के कल्लों में भी इसके द्वारा क्षति की जाती है। अगर इस तरह का प्रकोप है तो खेत में नियमित रूप से सिंचाई करें। मिट्टी चढ़ाने की अगर अवस्था हो तो मिट्टी चढ़ा दें, और अगर नमी की मात्रा बनी रहेगी तो इस कीट का प्रकोप कम होता है। अन्यथा इसमें कीटनाशी दवा का प्रयोग करना चाहिए। कीटनाशी दवाओं में अगर पेड़ी की फसल बड़ी है तो डाइक्लोरवास पानी में 1 मिलीलीटर दवा स्टीकर के साथ या शैम्पू के साथ छिड़काव कर दें। इस तरह से इसका नियंत्रण किया जा सकता है। अगर किसान भाइयों को उपलब्ध हो जैविक कीट नियंत्रण का जो एक उपाय है, ट्राइकोग्रामा किलोनिस नाम का परजीवी, जो कंसुआ का अंड परजीवी है, अगर इसकी उपलब्धता हो तो खेत में 7 से 8 कार्ड, जो एक कार्ड पे 16 से 18 हजार परजीवी उपलब्ध होते हैं। इनको प्रति एकड़ खेत में पत्तियों के बीच में फंसा देते हैं, टुकड़े टुकड़े करके। इससे परजीवी निकलते हैं और अर्ली सूट बोरर या कंसुआ के अंडों को ही खा जाते हैं। जब अंडे ही समाप्त हो जाएंगे तो अंडे से न सुन्नी निकलती है और न नुकसान होता है। तना छेदक कीट, इस कीट की इल्लियां गन्ने की फसल को अधिक हानि पहुंचाती है। इस कीट का प्रकोप वर्षा ऋतु में ही होता है। पत्तियों पर अंडों से निकलकर इल्लियां तने पर आंखों के सहारे गन्ने में छेद कर प्रवेश करती है। पोरियों पर छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, जहां से यह बाहर निकलती है। फिर आंखें अंकुरित हो जाती है। पहले अगोला सूखता है और फिर गन्ना सूखने लगता है। उपज में 15-20% की कमी के साथ ही गुणवत्ता में 1 से 1.5% रिकवरी का नुकसान होता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए अन्य बेधक कीटों की तरह फसल में ट्राइकोकार्ड लगाएं। कोटेशिया फेलिपस इस इल्ली का परजीवी है। खेत में लाइट ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ 6 से 7 प्रयोग करें। अगर प्रकोप फसल में अधिक क्षति स्तर से अधिक है तो कीटनाशक क्लोरपाइरिफॉस या क्विनालफॉस 1 मिलीमीटर दवा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। मुख्य कीट जिसे शीर्ष बेधक, चोटी छिद्रक
या अंग्रेजी में टॉप बोरर के नाम से जानते हैं। इसका प्रकोप पेड़ी फसल में, बसंतकालीन बुआई वाली फसल में या शरदकालीन रोप में, जो भी इस समय किसानों के खेत पर फसल खड़ी है, उन सब में चोटी बेधक का प्रकोप पाया जा रहा है और किसान भाई इसको अच्छी तरह पहचानते भी हैं। इसमें होता क्या है कि बीज की गोफ लाल हो जाती है, उसमें से मध्य कलिका जो है, जो मुख्य गोफ में, उसमें छर्रे जैसे लगे हुए निशान होते हैं। सारी पत्तियों में कतार से छिद्र पाए जाते हैं, अगर उनको खींचा जाए तो आसानी से निकलते नहीं हैं। तो उसमें छोटी सुंडी जो काले रंग की होती है, जैसे ही उसकी बढ़वार होती है पीले क्रीम कलर की होती है, उपस्थित होती है। तो इसके नियंत्रण के लिए, इसके प्रबंधन के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि किसान भाइयों को ये चाहिए, जो भी प्रभावित गन्ने की पौध है उसको काट कर निकाल दें, पशुओं को खिला दें। इसके बाद खेत में नमी की मात्रा बहुत ज्यादा न हो, नत्रजनीय खादों का प्रयोग कम करें। अंत में इस कीट के नियंत्रण के लिए और एक बहुत ही प्रभावशाली कीटनाशी बाजार में उपलब्ध है, जिसे हम क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल 18.5% तरल कीटनाशी, इसकी 150 मिलीलीटर मात्रा किसान भाइयों को गन्ने की जड़ों पे, जिसको कहते हैं कॉलर ड्रेंचिंग, इस समय 15 से 20 टंकी पानी में 150 मिलीलीटर दवा स्टिकर के रूप के शैम्पू का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रभावकारी नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि अगर सूखे खेत में दवा डालते हैं तो खेत में हल्की सिंचाई करें, पानी को पौधे की जड़ तक रोक के रखें। बहुत गहरी सिंचाई नहीं करते, नहीं तो दवा जड़ क्षेत्र से नीचे चली जाती है और काम नहीं करती। या किसान भाई कर सकते हैं कि खेत में सिंचाई करें, सिंचाई के बाद जब बत्तर आ जाए, पैर टिकने लायक हो जाए खेत, उस समय जड़ों पर दवा का क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल का प्रयोग करें। गन्ने का फुदका कीट, जिसको पायरिल्ला कीट भी कहा जाता है, इस कीट को इसकी नुकीली चोंच के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। इस कीट के अंडे पत्तियों की निचली सतह पर झुंड में सफेद रोमों से ढके रहते हैं। कीट से ग्रसित फसल की पत्तियां पीली पड़ने लगती है, क्योंकि इस कीट के शिशु और वयस्क रस चूस लेते हैं। रस चूसते समय यह कीट पत्तियों पर एक लसलसा पदार्थ भी छोड़ता है, जिससे पत्तियों पर काली फफूंद जैसा दिखाई देने लगता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बाधित होने लगती है और इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीमीटर दवा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करने से कीट पर नियंत्रण पाया जा सकता है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।